अभी इसके हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 6.1 पर आते हैं और इस पर देखते हैं जो अभी हम लोगों ने सीखा है उसका परिणाम कैसे निकाल पाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होगी। मतलब समझ लीजिए ये संख्या जो है इसका पहले वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद ये बताना है कि उसके इकाई अंक में क्या होगा। तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि वर्ग करने के लिए पूरे का गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें इकाई अंक यहाँ पर ये ध्यान देना है। ये क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान देना है, पूरी संख्या तो छोड़ो। तो इकाई अंक का वर्ग जैसे मैंने पहले बताया था आपको, एक जो है एक से लेके 10 तक के वर्ग तो पता होना चाहिए। जैसे एक का कितना होता है, एक का एक एकम एक, दो का 4 और तीन का 9, 3 त्रिकाई 9 और 4 चौके 16, तो क्या आएगा इकाई में 6। 5 का 25 क्या आएगा इकाई में 5 और 6 का 6 से 36 क्या है इकाई में 6 का 6 ही आएगा। 7 का 7 से 49 इकाई में क्या आ रहा है 9 और 8 8 28 64 8 पर क्या आ रहा है 4 और 9 का 9 नहीं 81 तो 9 पर क्या आ रहा है 1, जो हमने किसी सीरियल बताई थी। एक और 9 का कहाँ पे जा रहा है 1 पर। तो ये सबको ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। तो लेते हैं पहले 81 में क्या होगा, इकाई में 1 है तो 1 एकम 1, तो यानी इसका आंसर आएगा 1। इसका वर्ग करेंगे तो इकाई पर 1 आएगा। अब ध्यान देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 4, तो इकाई अंक पर आ जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ कर लिखो 9, आखिरी में क्या है इकाई पर 9, तो 9 में ये 81 है, इसका मतलब हो जाएगा लास्ट में आएगा 1। यहाँ का लेंगे 3 का कितना होता है, 3 का आखिरी वर्ग हो 3 त्रिकाई 9, तो यहाँ पर आ जाएगा इकाई अंक पर 9। 4 का होता है 16 तो इकाई अंक पर आएगा क्या 6, ये ध्यान रखना। 7 का होता है 7 का 49 पर क्या आएगा 9, इकाई पर आ गया 9। यहाँ देखें इकाई पर 8 है, 8 का होता है 64 पर आ जाता है क्या 4। जीरो का हमेशा जब वर्ग करेंगे तो 2 जीरो लेके आता है, मतलब 1 जीरो अपने साथ एक्स्ट्रा आता है, मतलब जोड़े में आ जाता है। तो एक जीरो का क्या आएगा, जीरो का जीरो ही रहेगा, ऐसे चिन्ह लगा ली, इससे पता चल जाएगा कि ये हमारा आएगा क्या है, ये आंसर निकल के आ रहा है। यहाँ पर देखिए 6 का होता है 36 का मतलब हो गया इकाई पर आएगा 6। इधर 5 इतना है, तो जो भी लिखा हुआ है ना 55,555। 5 का होता है 25 का मतलब हो गया है 5, इसका मतलब ये हो गया ये हमारे इकाई अंक आएंगे। दूसरा लेते हैं। अब ये जो दूसरा सवाल है इसमें ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। मतलब ये पहले से ही कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अब इसका कारण देना है, तो कारण क्या क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने अभी थोड़ी देर कुछ समय पहले पढ़ा था कि ऐसी संख्या जो 2, 3 या 7 या 8 पर समाप्त होती है, यानी जिनके इकाई अंक, यानी ये जो इकाई अंक है वो यदि 2 या 3 या 7 या 8 पर समाप्त होंगे तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। क्यों, क्योंकि अभी हमने वर्ग संख्याओं की जो लिस्ट देखी है उसके इकाई अंक पर ये संख्या नहीं आ रही है, और जिन पे आ रही है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो रही है। दूसरा क्या कंडीशन है इसमें, ऐसी संख्या जिनके अंत में विषम शून्य हो। विषम शून्य का मतलब होता है या तो 1 या तो 3, इस तरह करके 1, 3, 5 ऐसे शून्य आ जाएंगे तो वो मतलब वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो ये 2 चीजें हमें याद रखनी है और इसी के आधार पर इसका कारण दे देना है। तो इसके इकाई अंक पर क्या आ रहा है 1057, 1057 के अंक में इकाई अंक पर क्या आ रहा है, यहाँ पर लिखेंगे इसके इकाई अंक पर, इसके इकाई अंक पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। अतः यह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये कारण देना है हमको बस।
तो हमको याद रखना है 2 3 इधर और 7 8, जिसमें भी 3 आ गया इसके इकाई अंक पर क्या हो जाएगा, बाकी सब तो वही रहेगा 12, और यहाँ पर लिख देंगे 3 और ये बाकी से इसके अंक पे देखिए 8 आ रहा है, हाँ आ गया। तो जाहिर है जब 8 आ गया तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसके इकाई अंक पर कितना आ गया है देखो 2, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसके इकाई अंक पर देखिए 1 2 3, 3 शून्य यानी विषम संख्या में शून्य आ गए, तो यहाँ पर लिखेंगे विषम शून्य, विषम शून्य, तो भी ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ पर इकाई अंक पर क्या आया है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ पर भी देखिए विषम शून्य, तो इसको लिख दीजिए विषम शून्य, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 1 है, 1 शून्य का मतलब भी होता है विषम शून्य, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसे करके ये हमारे एक एक नंबर वाले प्रश्नों में पूछा जाता है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा प्रश्न ले लीजिए। अब इसमें देखिए दूसरी ये कौन है, तीसरा प्रश्न हो गया। तो इसमें देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। विषम संख्या का मतलब अभी हम कुछ समय पहले पढ़े थे कि जिन संख्याओं के इकाई अंक या सम हो तो उसका वर्ग भी सम संख्या होगी, और जिनके इकाई अंकों मतलब जिन संख्याओं के इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक यानी कि टोटल में अगर सम संख्या है तो वो सम संख्या होगी, जिनके इकाई अंक में विषम संख्या लिखी हुई है तो वो विषम संख्या, नहीं सम है तो पूरी संख्या ही सम कहलाती है और विषम है तो विषम संख्या ही कहलाती है। तो हमें ये ध्यान देके ही हमको पकड़ लेना है कि कौन कौन सा क्या होगा। तो कह रहे हैं किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। तो विषम संख्या के लिए देख, विषम संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 3 5 7, तो 4 से 31 विषम संख्या है, तो किस संख्या का वर्ग होगा, तो हाँ ये विषम संख्या दिख रही है, तो इसका वर्ग विषम संख्या होगा। इसको लिखेंगे वर्ग विषम संख्या होगी। इसमें इकाई अंक 6 है, तो क्या लेंगे, इसका वर्ग विषम संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसके इकाई का अंक पर क्या है, 9 है, 9 स्वयं में विशेष वर्ग संख्या है, तो इस पर क्या लिखेंगे, इसका वर्ग विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। और इकाई अंक पर क्या है 4, तो क्या लिखेंगे, विषम संख्या नहीं होगी, यानी कि ये विषम होगा और इसका वर्ग होगा विषम, और इन दोनों का वर्ग विषम नहीं होगा। बहुत आसान है, देख के आप आसानी से कर लेंगे। अगला लीजिए। अब इस प्रश्न में देखिए, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान कैसे भरेंगे, तो पहले देखिए हमारा रिक्त स्थान में प्रतिरूप का मतलब है पैटर्न समझना, और ये क्या बोलते हैं कि पैटर्न आपको आगे चल के भी काम आएगा और कंपटीशन में तो काम आता ही आता है। तो देखिए पैटर्न समझने के लिए, जैसे 11 है, 1 और 1 यहाँ पर अपन 11 पर ध्यान न देते, 1 और 1 के बीच जब हम वर्ग करते हैं तो वैसे भी 11 का वर्ग 121 होता है। ठीक है जी, अब इन दोनों के बीच में 0 लगा दिया, तो इसका जो पैटर्न इसमें बदल गया। तो 1 0 लगा है, यहाँ पर देखिए 1 के बीच में 2 आया था, ठीक है, 1 0 लगा दिया, तो जो 0 आया था वो 1 0 के बाद फिर से 2 है, फिर 0 फिर 1। यहाँ पर देखिए 2 शून्य लगा दिए गए, तो यहाँ पर भी 2 शून्य के बाद 2, फिर 2 शून्य फिर 1। अगले इसमें देखिए यहाँ पर कितने 4 शून्य लगा दिए गए हैं, और हमारा पैटर्न वैसे ही बन रहा है, 1 2 1 कंटिन्यू आ रहे हैं। तो क्या बढ़ क्या रहा है इधर 4 शून्य, तो हमें भी यहाँ पर 1 2 3 4 इधर लगा देने, 1 2 3 4 इधर लगा देंगे, हमारा पैटर्न पूरा हो गया। यहाँ देख लीजिए कितने हैं, 2 2 4 2 6 शून्य है, बाकी तो 1 1 वही है। तो हमें क्या लिखना है, पहले हमारा 1 आता है, फिर आता है हमारा 2, फिर अंत में आता है 1, और बीच में जितने भी शून्य ये भरते हैं वो यहाँ भर देना है। तो कितने 6 आ रहे हैं, तो हमें भी वैसे ही 2 3 4 5 6 भर देने हैं। इधर भर दीजिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह ये हमारा पैटर्न पूरा होता है। लीजिए दूसरा पैटर्न लीजिए। अब ये अगला पैटर्न लेते हैं।
इसमें भी देखिए कि 11 लिखा है तो यानी एक एक का पैटर्न बना, 121 यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ पर भी देखिए 1 0 1 का वर्ग कितना आया, 1 0 2 0 1। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अब 1 0 1 0 1 तो इधर किधर जा रहा है, 1 0 के बाद दो बार बढ़ा था, तो 1 0 2 फिर 0 3 0 2 0 1, मतलब एक बार बढ़ा फिर घटा। इधर देखिए 1 से 2 की तरफ गया फिर नीचे की तरफ गया, 1 से 2 की तरफ गया फिर पीछे की तरफ गया, तो 1 से 2 3 तक गया फिर पीछे की तरफ गया 2 में। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 का हिसाब है, तो कहाँ तक जाएगा, 3 है तो एक आगे तक जाएगा। इसका मतलब 1 0 2 फिर 0 3 फिर 0 4 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 है तो एक आगे तक गया है। अब फिर पीछे और लौटेगा, 0 के बाद 3 0 के बाद 2 और 0 के बाद 1, ऐसे पीछे जाएगा। इसको देखिए कैसे बढ़ेगा, ये इधर वाला पूछ रहा है, तो ये गया कहाँ तक देखिए, 1 0 के बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो उससे एक कम, उससे एक कम यानी 5 तक गया ना, तो उससे एक कम की तरफ आ जाइए, तो कितना आ जाएगा, 1 0 1 0 दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, इसका वर्ग। देखिए 3 वाला था, यहाँ पर 4। तो ये पैटर्न हमको ढूंढना है बस, इसमें ज्यादा ध्यान मतलब ज्यादा खोपड़ी खराब करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से देख लीजिए किधर बढ़ रहा है, उसी तरह फिलिंग कर दीजिए, इसमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती। पैटर्न को फॉलो करिए और वो पैटर्न अपने आप को जवाब दे देगा। अगला लीजिए। अब इस प्रश्न में एक नया टाइप का पैटर्न आया है, ध्यान से देखिए कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। लुप्त संख्याएं यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गायब है, यहाँ गायब है, यहाँ गायब है, यहाँ गायब है, इन्हें हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले ढूंढने के लिए पहले ये जो दिया गया है इसका पैटर्न फॉलो करें, कैसे दिया हुआ है। तो 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग फिर धन 2 का वर्ग 3 का, इनमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या, देखिए 1 का वर्ग अगर वर्ग करेंगे तो हम तो नहीं ढूंढ पाएंगे, हमको ये देखना कि फॉलो क्या कर रहा। तो चलो एक में जब आई जो ज्यादा नहीं समझ में आया, दूसरे को भी देख लीजिए। तो 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग फिर यहाँ पर 6 का वर्ग फिर 7 का वर्ग, इन दोनों से हिसाब किताब निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान से अगर देखें तो ये वर्ग जो है इसके ठीक पीछे आ रहा है, 3 का वर्ग के ठीक पीछे वाला ये आ रहा है, 7 के ठीक पीछे एक यानी परवर्ती क्या कहते हैं पूर्ववर्ती 6 आ रहा है, 13 का पूर्ववर्ती 12 आ रहा है। अब ये 12 का इनसे क्या संबंध है, 6 का इनसे क्या संबंध है, 2 का इनका संबंध है, ये निकाल लो। तो 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, तो यदि इन दोनों का मैं आपस में गुणा कर देता हूँ 1 और 2 का, तो 1 दूनी 2, ठीक है, तो 2 मिल रहा है, और 2 तिहाई 6 प्राप्त हो रहा है। ये वर्ग तो पैटर्न में लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 करूंगा तो नहीं होगा, लेकिन 4 तिहाई 12 कर रहा हूँ तो ये प्राप्त हो रहा है। और इधर क्या देख रहा हूँ कि इसके ठीक आगे वाली ये संख्या मिल रही है इन वर्ग में। तो यहाँ पर देखिए 4 है का वर्ग है, यहाँ 5 का वर्ग है, तो 4 पंचे 20 यदि मैं कर देता हूं तो इसके ठीक आगे 21 वाला मिल रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर इसका बिल्कुल फिट हो रहा है। जब इसी पैटर्न को मैं आगे फॉलो करूंगा तो ये देख रहे हैं कि इन दोनों के गुणे से ये वाले का वर्ग निकल पा रहा है, तो इन दोनों के गुणा से ये वाला निकलना चाहिए। तो ये तो दिया है, ये नहीं है, ये क्या, तो इसको क्या करना है, इसका इसमें भाग दे दो, 5 छक्के 30, इसका मतलब ये यहाँ पर 6 का वर्ग निकल आएगा। और इसके ठीक आगे इधर वाला मिल ही जा रहा है। इसको देखिए ये दोनों गायब है, इसको निकालने का क्या तरीका है, ये वाला कहाँ से आता था, इन दोनों के गुणा से। तो 6 सत्ते 42, तो ये हो गया 42 का वर्ग, इससे तो निकल के आ रहा था। और इसके वर्ग के ठीक आगे वाली अंक यानी कि अंक है, यानी कि 42 का तो कितना हो जाएगा 43, इसका वर्ग जो है इस पैटर्न से ये फॉलो हो रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे को ये पैटर्न कैसा आ रहा है, इन दोनों के गुणा से ये वाला अंक बन रहा है, और इस अंक के बनने के बाद जो योग वगैरह ले रहा है इसी अंक का अगला वाला अंक का वर्ग दे रहा है। इस तरह ये हमारा पैटर्न पूरा होता है। लीजिए अगला वाला भी ले लेते हैं। अब देखिए ये जो प्रतिरूप है, अभी हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा था, उसी का इसने क्वेश्चन बना के धर दिया। क्या दिया है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात करना है हमको। तो चलो जी, अभी हम पहले कुछ समय पहले पढ़े हैं कि जो ये विषम संख्याएं जितनी होती हैं उसी के अंक का वर्ग होता है। तो कितने अंक है पहले गिनना है आपको, तो 1 2 3 4 5, प्रथम जितनी विषम संख्याएं होती हैं
उसके अंक के वर्ग का योग होता है। तो चलो शुरू करें। तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये हो गया ये 5 का वर्ग है, अर्थात इसका योगफल 25 है। 5 का वर्ग 25। इसमें भी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक है। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 10 का वर्ग लगा दो। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। कितना आसान। इसको भी देख लीजिए पैटर्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अंक है। तो 12 अंक है तो कितना लिख देंगे हम? 12 का वर्ग। और 12 का वर्ग हमको पहले से याद होना चाहिए कि 12 का वर्ग होता है 144। कितना आसान। ये पैटर्न तो बहुत ही आसान होते हैं। अगला भी ले लो इसी में। अब देखिए ये 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना। 7 विषम संख्याओं के योग। अभी अभी जो पैटर्न पढ़ा है उसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो 49 लिख लिया, ये ले ली 49। 49 इसका वर्ग होता है जी, ये तो होता है 7 का वर्ग। इसका मतलब यदि मैं पहले 7 संख्याएं लिखूं तो ये 49 बन जाना चाहिए। 7 पहली 7 विषम संख्याएं। एक के बाद सॉरी 2 नहीं 3 आएगा, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 1 2 3 4 5 6 और ये 13 है। अब आप चाहे सीधा जोड़ लें तब भी देखिए 3 1 4 4 4 9 13, 13 7 20 5 25, 3 28 1 29 की 9 की 9 हासिल कर 2 और 2 1 3 और 1 4। देखिए 49। इसका मतलब ये है कि अगर इसका पूछ रहा है, जैसे इसमें पूछ रहा है 121, तो आप 121 लिखिए। 121 किसका वर्ग होता है? 11 का वर्ग होता ही है। इसका मतलब आप विषम संख्याएं 11 लगातार लिख दीजिए, वो अपने आप फिट बैठ जाएगा। कैसे? लिखिए 1, ये दूसरा मानी 3, फिर बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13 और ये 15, फिर ये 17, फिर ये 19। पहले गिन लीजिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये इसी में 21। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 121 पाए मिल जाएगा। ठीक है जी। इस तरह ये हमारा ये वाला भी पैटर्न होता है। आखिरी पैटर्न नहीं बचा है, वो भी लेते हैं। अब इसमें देखिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, यानी 12 और 13 का अगर हम वर्ग करें, ये 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, तो कितनी संख्याएं निकलते हैं। तो अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले एक सूत्र निकाला था कि 2 लगातार वर्ग संख्याओं के बीच में 2n संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? यहां लिख लीजिए, तो यहां पर आंसर लिखा है 2 लगातार वर्ग संख्याओं के बीच में, वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी होती हैं? 2n संख्याएं होती हैं। कितनी? 2n संख्याएं होती हैं। अब 2n में क्या हो गया? n का मतलब होता है वो संख्या जो भी है शुरुआत वाली और उसमें n का गुणा। तो यहाँ पर से n की जगह कितना है? 12 है। तो हम कहते हैं 2 गुणे 12 है, अर्थात इसमें हो जाएंगी 24 संख्याएं। ये हमको याद रखना है। इससे सारा निकाल लीजिए। तो 25 और 26 का वर्ग बना दीजिए। ये हो गया 25 का वर्ग और ये हो गया 26 का वर्ग। इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं? 2n, मतलब 2 गुणे 25, अर्थात ये संख्याएं निकल आएंगी 50। इसमें देख लीजिए 99 का और 100 का। तो ये है रहा जी 99 का वर्ग और ये रहा 100 का वर्ग। इसका ज्यादा हिसाब किताब मत लगाइए, सीधे इसमें 2 का गुणा कर लीजिए। तो 2 और n का मतलब हुआ पहली वाली संख्या। तो 99 2 नहीं 18 की 8, 2 नहीं 18 और 1 19। इतनी संख्याएं ये हमारी होंगी। ये हमारे आंसर हो गए हैं। तो ये हमारा ये 6 दशमलव क्या बोलते हैं 1 खत्म होता है। अगले मिलते हैं दूसरे प्रश्न।